हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर में आगे बढ़ाएंगे। आगे वाला पार्ट जो है वह है द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ओके, क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव। ओके, सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, the executive power of the state vests in governor, but in practice the governor of the state are constitutional head. In practice, complete administration of the state is run by the council of ministers, whose head is chief minister. The cabinet is jointly responsible to the Vidhan Sabha for all its action. It means कि जो राज्य का जो प्रशासन है, स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब जो राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो किस तरह की होती है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था में मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की। राज्य की कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो किस में निहित है? जो मेन पावरफुल कौन है? गवर्नर है। लेकिन व्यवहार में मैंने अभी जैसे हमने आगे पिछले इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दो तरह के हेड होते हैं, एक्चुअल हेड और नॉमिनल हेड। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनल हेड है और एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर है, अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो एक्चुअल हेड यहाँ पर कौन है? जो चीफ मिनिस्टर है। मतलब जो फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के होते हैं वो यहाँ पर स्टेट में चीफ मिनिस्टर के होते हैं, और जो फंक्शन उसके प्रेसिडेंट के होते हैं वही लगभग वही फंक्शन यहाँ पर गवर्नर करते हैं। तो जो प्रैक्टिस अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट एज पर द एडवाइस यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। संवैधानिक हेड कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? हर राज्य का संवैधानिक प्रमुख अगर हम देखते हैं तो वो गवर्नर होते हैं। बट प्रैक्टिस में अगर हम देखें, वास्तविक में हम देखें तो राज्य की जो सरकार है, वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे देखते हैं, मंत्री मंडल या मंत्री परिषद उसे देखती है, जिसका कि प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर होता है। और जो कैबिनेट है वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करती है और अपने सारे कामों के लिए वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और अब आप आते हैं हम गवर्नर पर। ठीक है, किस पर आ रहे हैं हम? गवर्नर पर। ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम गवर्नर पर। ओके, सो गवर्नर भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं गवर्नर की पोस्ट के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी है। ओके, तो लेट्स सी। Following qualifications are necessary for the post of governor. Number 1, he should be the citizen of India. नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। He should have completed 35 years of age. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। should not be on any office of profit of the union or state government. चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, किसी भी उसमें वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, संघ हो या राज्य हो, कहीं भी लाभ के पद पर ना हो। और नेक्स्ट है शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। वह संसद का या किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ना हो। ये जो 4 शर्तें जो पूरी कर सकता है वही गवर्नर के पद पर बना रह सकता है। एजम्पशन ऑफ ऑफिस बाय द गवर्नर। अब राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य क्या होते हैं तो वो हम यहाँ पर जानेंगे। द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेड टू द गवर्नर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। जो गवर्नर होते हैं उन्हें पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उस राज्य के जो हाई कोर्ट होता है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उनको ओथ दिलाते हैं। द टर्म ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज़ फॉर 5 years। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव गवर्नर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो उसे उनके पद से हटा सकते हैं, किसी और दूसरे स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं। पे अलाउंसेस एंड स्पेशल प्रिविलेज ऑफ द गवर्नर। पे एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में उनके भत्ते, उनकी सैलरी भत्ते सारे पार्लियामेंट में निर्धारित किए जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है द पे एंड द अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द हिज हर टर्म टेन्योर। जब तक राज्यपाल अपने पद पर हैं तब तक उनके भत्ते और उनके पे अनाउंसेस जो हैं वो उन्हें घटाया नहीं जा सकता है। नो सूट कैन बी फिल्ड अगेंस्ट द डीड्स एज गवर्नर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर जब गवर्नर अपने पद पे रहते हुए कोई भी कार्य करते हैं तो उस पद के की गरिमा बनाए रखने के लिए उस पर उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर किसी भी कोर्ट में भारत की नहीं किया जा सकता। गवर्नर इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द स्टेट। पर्टिकुलर स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उन सबके चांसलर जो हैं, जो कुलपति जो होते हैं वो गवर्नर ही होते हैं। ओके, तो ये हो गए उनके। अब क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके अलावा एक चीज़ और छूट गई, सॉरी। गवर्नर इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द स्टेट, सॉरी मैंने बता दिया। अब आते हैं पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट पर, सॉरी गवर्नर पर। क्या क्या पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के पद पर रहते हुए उनकी क्या क्या शक्तियाँ या क्या क्या उनके कार्य होते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। मैंने आपको बताया कि संवैधानिक प्रमुख जो हैं वो गवर्नर होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इज़ द सेम इज़ द स्टेट एज ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सेंटर। मैंने आपको अभी बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट की स्थिति है लगभग वही स्थिति राज्यों में, स्टेट्स में किसकी होती है, गवर्नर की होती है। द पावर ऑफ द गवर्नर आर एज अंडर, निम्नलिखित शक्तियाँ हैं इनकी। नंबर 1 है पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या होती हैं उनकी, ये हम देखते हैं। द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, he appoint the leader of the party which has won the majority as chief minister. He appoint other minister at the advice of the chief minister and advocate work them. The governor appoint the advocate general, chairmen of the public service commissions and other senior officers of the state. तो इसका मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है, गवर्नर करते हैं। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जो भी दल जीत कर आता है, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है, उसके नेता को, उसके मुखिया को वो मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। और मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर की सलाह पर जो और कैबिनेट के और मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को बनाते हैं। और किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा ये भी मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर तय करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नर जो है वो एडवोकेट जनरल, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कि प्रधानमंत्री जो है वो अटॉर्नी जनरल को चुनते हैं, यहाँ पर एडवोकेट जनरल को गवर्नर राष्ट्रपति जी अटॉर्नी जनरल का करते हैं। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पीएससी होती हैं उनके भी चेयरमैन जो है उनका नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा की जाती है। और भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो स्टेट के वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी करते कौन है, गवर्नर करते हैं, बट द सजेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंट्रल में भी सारे काम करता कौन है, प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन बट द सजेशन ऑफ बताया था मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर। यहाँ सेम प्रोसीजर यहाँ पर स्टेट में होता है, सारी नियुक्तियाँ और ये सारी चीज़ें गवर्नर के द्वारा की जाती हैं, बट द सजेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। ओके, अब आते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या होता है, प्रधान उनके विधायी शक्तियाँ। लेजिस्लेटिव पावर मीन्स होता है विधायी शक्तियाँ। नंबर 1 पॉइंट ए है, यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉइंट ए,
द गवर्नर इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एक बहुत ही आवश्यक अंग होता है सरकार का गवर्नर. ही समवन मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सस्पेंड दैम एंड एडजर्न दैम. ही कैन डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर आफ्टर द इलेक्शन एंड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ही एड्रेस्ड इट. एज पर नीड ही कैन सेंड मैसेजेस टू द लेजिस्लेचर्स. ठीक है, अब हम इसको समझते हैं क्या है ये. जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नर जो है वो अनिवार्य अंग होता है यहाँ का. ये जो लेजिस्लेचर की जो मीटिंग्स होती हैं उनको बुलाता है. असेंबली की मीटिंग्स को बुलाना, उन बैठकों को सस्पेंड करना या एडजर्न करना, मतलब स्थगित करना या विसर्जित करना उसके हाथ में होता है. और मुख्यमंत्री अगर या चीफ मिनिस्टर के सजेशन पर वो इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर सकते हैं. इसके अलावा जो चुनाव होता है उसके बाद प्रत्येक वर्ष हर साल विधानसभा को जब सेशन शुरू होता है तो उसमें गवर्नर अपना भाषण देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर लेजिस्लेचर्स को अपना संदेश भी भेज सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम पॉइंट बी पे. गवर्नर असेंट इन एसेंशियल ऑन द बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय reconsideration. If again the bill is passed by the legislative assembly and send it to the governor, it is necessary for the governor to give assent to it. विधानसभा में जितने भी विधेयक होते हैं वो स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास, राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य होती है. ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जैसे वित्त विधेयक है, जो फाइनेंशियल विधेयक है, वो राज्यपाल के पास द्वारा पारित करके भेजा जाता, राज्यपाल के पास भेजा जाता है विधानसभा के द्वारा, और राज्य पुनः भेज दिया जाता है. ठीक है, उसके बाद अगर राज्यपाल उसे इफ़ अगेन द बिल इज पास्ड बाय रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है. ठीक है, उसके बाद अगर राज्यपाल जी को ठीक नहीं लगता है तो वो वापस से विधानसभा के में भेज देते हैं. और अगर विधानसभा वापस से जैसा है पहले जैसा ही, अगर पूर्ववत वैसा ही भेजेगी किसके पास, राज्यपाल के पास भेजती है, तो फिर राज्यपाल को उस पर अपने साइन करने ही पड़ते हैं, फिर वो उसको बदल नहीं सकते. तो राज्यपाल को उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति या अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है, वो दे देते हैं. कुल मिला के फिर बताती हूँ, विधानसभा में जितने भी विधेयक होते हैं उन पर राज्यपाल की स्वीकृति, सहमति आवश्यक होती है. और अगर वित्त विधेयक है जो विधानसभा में पारित किया गया है और फिर उसको पुनः विचार के लिए राज्यपाल जो पुनः विचार के लिए विधानसभा में भेज देते हैं. अब विधानसभा बिना किसी बदलाव के भी वैसे की वैसा ही अगर राज्यपाल के पास भेज देती है, फिर राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देना आवश्यक होता है. ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस. व्हेन द असेंबली इज नॉट इन सेशन, governor can promulgate ordinance. Approval of the legislative assembly is necessary within 6 weeks of the promulgation of the ordinance. It means प्रोमुलेटेड ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश. देखिए, जब विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति में कोई अगर कानून, अचानक से कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो इस स्थिति में जो राज्यपाल होते हैं वो एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, एक अध्यादेश जारी कर देते हैं. ठीक है, तब तक जब तक असेंबली सेशन में नहीं आती तब तक वो वैलिड रहता है. और 6 हफ्तों के अंदर, 6 वीक्स के अंदर वो जो भी ऑर्डिनेंस गवर्नर ने पास किया है वो उस पर जो विधानसभा है उसकी स्वीकृति या उसकी हामी या उसकी सहमति आवश्यक होती है, कंपलसरी होती है. ओके, फाइनेंशियल पावर. अब क्या क्या फाइनेंशियल पावर. द गवर्नर कॉज द स्टेट बजट टू बी presented every year in the legislative assembly. He also caused to be presented the report of the controller and auditor general in the house. इट मीन्स राज्य का जो बजट होता है वो प्रत्येक वर्ष राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत कराते हैं, और जो कंट्रोलर जनरल की जो रिपोर्ट होती है वो भी जो विधानसभा का जो सदन है वहाँ पर वो रखते हैं. और इसके अलावा अदर
अदर फंक्शन क्या क्या है उनके? व्हेन द गवर्नर फील्स दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट इज नॉट रनिंग इन अकॉर्डेंस विद द provision of the constitution, then he sent a report to the president regarding failure of constitutional machinery in the state. अगर गवर्नर को ये लगता है कि जो राज्य की सरकार है वो संविधान के दायरे में अपना काम नहीं कर रही है, तब वो संवैधानिक तंत्र के अनुसार काम नहीं कर रही है और विफल हो रहा है ये वहाँ पर सरकार, तो वो इसकी गुप्त सूचना राष्ट्रपति जी को भेज देते हैं. इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नर रिपोर्ट दैट द प्रेसिडेंट मेक्स इमरजेंसी इन द स्टेट. केवल गवर्नर की रिपोर्ट पर ही राष्ट्रपति वहाँ पर इमरजेंसी या संकट की व्यवस्था लागू कर सकते हैं. ऐसी अवस्था होने पर और अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अंडर सच सर्कमटेंसेस द गवर्नर फंक्शन एज द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव. और ऐसी किसी भी अगर स्टेट में प्रेसिडेंट लॉ रूल होता है तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट की कमान संभालते हैं. वहाँ के जो भी जितने भी कार्य हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर करते हैं. ओके, तो ये हमने पढ़ लिया अभी गवर्नर. अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? चीफ मिनिस्टर. ओके, सो द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है, उसका मुखिया होते हैं. चीफ मिनिस्टर इज़ द एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट. राज्य की वास्तविक शक्तियाँ जो हैं वो मैं आपको बताया था, जैसे प्रधानमंत्री में होती है, यहाँ पर एक्चुअल हेड स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं. सारी जो शक्तियाँ वो इनके पास होती हैं. द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर. जो भी पार्टी आम चुनाव में जीत के आती है उसके लीडर को राष्ट्रपति जी चीफ मिनिस्टर पद के लिए बुलाते हैं. पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्ट इन द चीफ मिनिस्टर दे और आर एज अंडर. जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो स्टेट की चीफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं. वो हम यहाँ पे देखेंगे. नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट. मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का गठन करना. द चीफ मिनिस्टर मेक सिलेक्ट द मिनिस्टर एंड हैंड ओवर द लिस्ट ऑफ सच पर्सन्स टू द गवर्नर. जो राष्ट्रपति जी जो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो मिनिस्टर्स की एक सूची राज्यपाल को दे देते हैं और राज्यपाल दे आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बाय द गवर्नर और उन्हीं को राज्यपाल मिनिस्टर नियुक्त करते हैं. इट इज़ ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर दैट पोर्टफोलियो आर allocated to the minister. The chief minister may ask the minister to tender resignation if needed. The chief minister preside over the meeting of the cabinet. He can give directions to the minister with regard the fulfill function of their allocated department. It means जो सूची राज्यपाल को दे देते हैं, राज्यपाल उन्हीं को मंत्री बनाते हैं और उसमें पोर्टफोलियो मीन्स मंत्रालयों के नाम होते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा. मतलब किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा, किसको होम मिनिस्टर बनाया जाएगा. ये भी सूची जो चीफ मिनिस्टर हैं वो राज्यपाल को, गवर्नर को दे देते हैं. इसके अलावा जो आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री उस पर्टिकुलर मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं, रेजिग्नेशन मांग सकते हैं. और जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की या कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, कैबिनेट्स की मीटिंग होती है, उनकी जो अध्यक्षता है सारी मीटिंग्स की वो मुख्यमंत्री ही करते हैं. और आवश्यकता पड़ने पर जो भी मंत्री हैं उनके विभागों के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं, उन्हें समय समय पर दिशा निर्देश दे सकते हैं. और जब कोई भी मैटर जो है वो 2 मंत्रियों से रिलेटेड होता है तो जो मुख्यमंत्री जो दिशा निर्देश देते हैं मुख्यमंत्री के फिर मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में काम किया जाता है. ओके, चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट.
Just chief minister, sorry. The chief minister is the leader of the legislative assembly. He announces the policy of the government in the house whenever needed to give explanation on the statement made by minister. He presented the state at the national and other level. He is the chief spokesperson of the state. It means विधानसभा एवं राज्य का जो नेतृत्व होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति, पर्टिकुलर राज्य के चीफ मिनिस्टर होते हैं. जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पर नेता होते हैं विधानसभा के. शासन की जितनी भी पॉलिसी हैं उनकी घोषणा जो सदन में की जाती है वो उनके द्वारा की जाती है. आवश्यकता पड़ने पर जो भी मंत्री जो भी कार्य करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण जो होता है वो चीफ मिनिस्टर ही देते हैं. चीफ मिनिस्टर ही नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य के स्पोक्स पर्सन भी होते हैं. नेक्स्ट है लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर. जो द चीफ मिनिस्टर फंक्शन एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ही कीप्स द गवर्नर इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के और मंत्री परिषद के बीच की एक लिंक या कड़ी के रूप में काम करते हैं और जो मंत्री परिषद में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उनसे राज्यपाल को सूचित कराना या अवगत कराने का कार्य किसका होता है? चीफ मिनिस्टर का होता है. ठीक है. अब आते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर. किस पर आते हैं हम? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर. जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसका मुखिया जो है, जो हेड जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं. ठीक है. इसके अलावा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर. द मिनिस्टर्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज अबाउट विच अ मेंशन हैज़ ऑलरेडी बीन मेड प्रीवियसली. द स्पेशल फीचर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर. जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के मंत्री होते हैं. तो पहले भी बताया था कि कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और एक और मिनिस्टर की तरीका बताया था पहले वाले पार्ट में जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ रहे थे. तो 3 तरह के मिनिस्टर्स यहाँ पर बताए गए थे. कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर. तो वही की वही प्रोसीजर स्टेट में भी होता है. अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. वहाँ भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेंट्रल में भी और यहाँ भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. विधानसभा के प्रति ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं सारे मिनिस्टर. ऑल द मिनिस्टर हैव टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सभी मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीजन है वो सभी को मानना पड़ता है. और इसके अलावा the ministers of decision against any one minister in the house is considered to be a decision against the whole cabinet. अगर किसी एक भी मंत्री के विरुद्ध कोई निर्णय लिया जाता है तो ये माना जाएगा कि ये जो निर्णय है वो सारी मंत्री परिषद के विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्मूले पर काम होता है. टू डिसाइड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. It is the duty of the Council of Ministers to formulate policies of the state, prepare schemes for the development of the state, to maintain law and order in the state, and makes effort to fulfill the aspiration of the people of the state. प्रशासन की जितनी भी नीतियाँ होती हैं राज्य के विकास के लिए, उन नीतियों का निर्धारण करना, समय समय पर योजनाएं बनाना और राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे इसका उत्तरदायित्व, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो एस्पिरेशंस होती हैं, जो आशाएं होती हैं, उन पर खरा उतरना भी मंत्री परिषद का कार्य होता है. ओके. लेजिस्लेटिव पावर. इन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द लेजिस्लेटिव आर क्लोजली रिलेटेड. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो लेजिस्लेचर है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, घनिष्ठ संबंध है दोनों का. Therefore, in the legislative matter, the cabinet of minister in all powerful. इन विधायी क्षेत्र में जो मंत्री परिषद है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है. Therefore, is the legislative assembly matter to cabinet all powerful, subject on which government wants to make laws. The cabinet prepare the draft of concerned legislation and put it up in the legislature and get them passed.
जिन भी विषयों पर सरकार कानून बनाना चाहती है या लॉ मेकिंग करना चाहती है, तो जो संबंधित जो लेजिस्लेचर है वो तैयार किया जाता है और फिर उसको लेजिस्लेचर में रखा जाता है। गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेचर में रखती है, लेजिस्लेशन और एंड पुट इट इन द लेजिस्लेचर एंड गेट देम, और फिर वहाँ उसको पास किया जाता है। मतलब है यहाँ पर कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ पर मंत्रिमंडल, कैबिनेट का और व्यवस्थापिका का, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे जो कैबिनेट है वो बहुत शक्तिशाली होती है। अब जिन भी विषयों पर सरकार को कानून बनाना है, लॉ मेकिंग करनी है, वहाँ एक प्रारूप तय किया जाता है और मंत्रिमंडल या कैबिनेट इसे तैयार करके लेजिस्लेचर या विधानसभा में रखती है और फिर वहाँ इसको पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर पर आते हैं हम। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइडेड फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट देम। जितनी भी वित्तीय पावर होती हैं, वित्तीय नीति होती हैं उनका निर्धारण कैबिनेट करती है और फिर उनको क्रियान्वित किया जाता है। और जैसे कि टू प्रिपेयर एनुअल बजट, वार्षिक बजट बनाना, एंड गेट इट पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसे पास कराना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उत्तरदायित्व होता है, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, दस it is the clear that the real power of the state is not with the governor but with the council of minister and its head the chief minister। अब इस सबसे क्या सिद्ध हो रहा है या क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो वास्तविक शक्ति है, किसी भी राज्य की जो वास्तविक शक्ति है वो किस में निहित है, किसके पास है? राज्यपाल के हाथ में नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख जो हैं चीफ मिनिस्टर, उनके पास होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के चैप्टर में हम और नए टॉपिक्स को करेंगे। टिल देन बाय।